नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं लखनवी अंदाज। लखनवी लखनवी अंदाज। यह रचना मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा के सिलेबस में लगी हुई है, इकाई 18 में। तो आइए आज हम इस रचना को पढ़ने वाले हैं। इस रचना को पढ़ने से पहले इसके लेखक जो है यशपाल जी, तो यशपाल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि लेखक से जो संबंधित अन्य फैक्ट हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में हुआ था, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। तो इनका जन्म पंजाब की जो फिरोजपुर छावनी है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जितने भी मोस्ट फैक्ट होंगे तो उसे आप अलग से नोट कर लेंगे। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। तो बीए किया है नेशनल कॉलेज लाहौर से। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। तो यशपाल जी का परिचय जो है भगत सिंह और सुखदेव, जो कि भारत के महान क्रांतिकारी हैं, उनसे भी हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उनका निधन हुआ 1976 में। तो 1903 में जन्म हुआ और 1976 में निधन हो गया। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति है, मतलब जो आम आदमी से संबंधित समस्याएं हैं उनसे ज़्यादा संबंधित उनकी रचनाएं। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह, अब उनके जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं उनके बारे में अलग से इनको नोट कर लेना। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, बादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। मतलब इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं, इनको एक बार और रिपीट करेंगे। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, बादुलिया, फूलों का कुर्ता, ये सभी उनके काव्य संग्रह हैं। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास उनका झूठा सच, जो कि यशपाल का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसको याद कर लेंगे, झूठा सच। भारत विभाजन की त्रासदी की मार्मिक दस्तावेज, जब भारत का विभाजन हुआ था उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित यह उपन्यास है। इसके अलावा उनके अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। तो झूठा सच तो प्रमुख है ही है, उसके अलावा अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, इनके जो है अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भारत की स्वाधीनता और सजीवता उनकी रचनात्मक विशेषता है। जो भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता जो है उनकी रचना की विशेषता है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अब आइए जो उनकी रचना है उसके बारे में पढ़ते हैं। लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। मुफस्सिल मतलब होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान, जो मतलब सेंट्रल पॉइंट है उसके जो आसपास का स्थान होता है उसको कहते हैं मुफस्सिल। जो कुछ इसमें उर्दू फारसी वर्ण हैं तो इनको ध्यान से अलग से देख लेंगे। मुफस्सिल का मतलब होता है जो केंद्रस्थ नगर है, मतलब जो सेंट्रल पॉइंट है उसके जो आसपास के स्थान होता है उसको मुफस्सिल कहते हैं। तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी, मतलब बिल्कुल तैयार हो रही थी चलने के लिए। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में
सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो लेखक ने जो है इसने यात्री ने जो है टिकट कौन सी क्लास का लिया, तो सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, मतलब अनुमान था कि वह खाली है, लेकिन जब उसमें चढ़े तो वह निर्जन नहीं था, मतलब खाली नहीं था, उसमें बहुत सारे लोग थे। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे। सफ़ेद पोश का मतलब होता है भद्र व्यक्ति, मतलब डिसेंट मैन। तो एक बर्थ पर मतलब एक सीट पर लखनऊ के नवाबी नस्ल वाले जो सफ़ेद पोश सज्जन व्यक्ति हैं वो सुविधा के साथ पालथी मार के बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। खीरे मतलब होता ककड़ी। तो सामने उनके जो तौलिए बिछाई हुई थी उसके सामने दो ताजे और चिकने खीरे रखे हुए थे। मोस्ट फैक्ट है। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मतलब जो सज्जन बैठे थे जैसे ही उस डब्बे में गए अंदर तो उनके एकांत में जो है विघ्न उत्पन्न हुई, जिससे उन्हें असंतोष हुआ, मतलब दुख हुआ। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। मतलब जो नवाब साहब बैठे थे जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने संगति के लिए कोई, मतलब उनमें ऐसा उन्हें कोई खुशी नहीं हुई कि कोई आ गया तो साथ में बैठेंगे बात करेंगे, ऐसे उनके चेहरे पर उन्हें कोई खुशी दिखाई नहीं दी। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा लीं। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे बैठ करके। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट लिया हो। किफ़ायत का मतलब होता है समझदारी से उपयोग करना। जो किफ़ायत है तो उसका समझदारी से उपयोग करना अर्थ होता है। तो उन्होंने, हो सकता है जो नवाब साहब थे उन्होंने किफ़ायत में के विचार से और सेकंड क्लास का टिकट लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। मतलब लेखक अनुमान कर रहा कि उन्होंने अकेले सफ़र कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने शायद सफ़र टाइम काटने के लिए खीरे खरीदे हों। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। तो नवाब साहब थोड़ी देर के बाद फिर बोले, आदाब अर्ज। आदाब अर्ज का मतलब है कि अभिवादन करने का ढंग, मतलब स्वागत करने का, पूछने का ढंग। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। नवाब साहब जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल से खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर उसे सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। तो खीरों के उन्होंने क्या काटे, दोनों के पहले तो सिर काटे, क्योंकि जो खीरा एक तरफ जिस तरफ वो पौधे से जुड़ा रहता है तो उसमें
कड़वापन होता है। तो उन्होंने पहले उस खीरे के दोनों सिर काटे और उन्हें गोद का झाग निकाला। दोनों को रगड़ करके जब आप खीरे को रगड़ेंगे तो उसमें से सफ़ेद झाग सा निकलेगा। फिर खीरे को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करोने से तौलिए पर सजाते गए। फिर उन्होंने उसको छीला ककड़ी को, फिर उनके उसके टुकड़े किए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का सही तरीका जानते हैं। तो कौन से स्टेशन पर खीरा बेचने वाले? लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का सही तरीका जानते हैं, मतलब खीरे का इस उपयोग कैसे करना है वो जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देती हैं। तो नमक में क्या मिला रहता है? जीरा। तो जो जीरा मिला नमक है और पिसी हुई लाल मिर्च, यह भी ग्राहक को देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च सुर्खी बुरक दी। मतलब उन्होंने भी खीरे पर जो जीरा मिला नमक था और लाल मिर्च उस पर भुरक दी, मतलब उस पर छिड़क दी। बुरक मतलब होता है छिड़कना। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से भाव स्पष्ट था। स्फुरण का मतलब होता है पकड़ना। जो स्फुरण होता है इसका मतलब होता है पकड़ना। तो उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरण मतलब पकड़ से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना में प्लावित हो रहा था। रसास्वादन मतलब उसका रस लेकर उसका स्वाद लेने से जो है प्लावित। प्लावित का मतलब होता है जैसे जब उन्होंने खीरा खाया तो उसका स्वाद लिया, रसास्वादन, तो जो उनका मुख था वह पानी से भर गया। तो मतलब जो क्या हो गया, प्लावित हो रहा था, मुख बल्कि पानी से भर गया था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो उन्होंने खीरे का नाम क्या बताया? लखनऊ का बालम खीरा। नवाब साहब ने कहा यह जो खीरा है लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुकी थी। मतलब जब उन्होंने पहले पूछा था तो मना कर दिया था, लेकिन अब जो खीरा है उसको देख करके मन में मुंह में जो है पानी आ रहा था। लेकिन आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। लेकिन अब आत्मसम्मान की बात थी, क्योंकि पहले मना कर दिया, अब दोबारा कैसे मांगे? हाँ कहें। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा का मतलब होता है आमाशय। तो उन्होंने कहा कि जो है मैं अभी खीरे कई खाने की इच्छा नहीं है और मैदा भी कमज़ोर है, मतलब आमाशय भी कमज़ोर है। किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सातृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। मतलब खिड़की के बाहर देखा और एक लंबी सांस ली। खीरे की एक फाँक उठाकर होंठों तक ले गए, फाँक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंदी। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। मतलब जो खीरे का टुकड़ा था उसको पास में ले गए, मुंह के सूंघा, और जब मुंह में पानी आ गया तो उसको गटक लिया और बाद में जो खीरे का टुकड़ा था उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर और खिड़की के बाहर फेंकते गए। मतलब यही प्रक्रिया वो हर बार दोहराते गए कि नाक के पास ले गए, उसको सूंघा और उसका स्वाद लिया सूंघकर, और खिड़की से बाहर उसको फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। मतलब यह सब क्रिया करने के बाद उन्होंने फेंक दिया उसको। उसके बाद लेखक की तरफ देखे और ऐसा मानो एहसास करा रहे हों कि यह है खानदानी रईसों का तरीका कि ऐसे जो है खीरे को खाया जाता है।
नवाब साहब खीरे की तैयारी व इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तहजीब मतलब शिष्टता होता है, नफासत मतलब स्वच्छता और नजाकत मतलब कोमलता। तो जब उन्होंने खीरे की तैयारी, नवाब साहब की खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर भी लेट गए। उन्होंने खीरा खा के लेट गए और हम शिष्टता में अपना सिर हमने झुका लिया। और इस ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत को मतलब स्वच्छता, शिष्टता और कोमलता, इसको हम गौर से देख रहे थे, मतलब गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, जिसकी कोई मूर्ति ना हो, मतलब अलग ही तरीका था, जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती, मतलब जिस तरीके से उन्होंने खीरे का स्वाद लिया है और उसको फेंक दिया, तो कह रहे कि लेखक कह रहा है कि इस तरीके से जो उधर मतलब पेट की जो है तृप्ति हो सकती, मतलब पेट भर सकता है क्या इस तरीके के खाने से। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। मतलब जब वे खा पी के लेट गए तो उनके पेट से ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मतलब होता तो लजीज है, खाने में अच्छा होता है, लेकिन शकील होता है। शकील मतलब होता है आसानी से पचने वाला, आसानी से पचने वाला, लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदा मतलब तो आमाशय, तो आमाशय पर बोझ डाल देता है। हालांकि नफीस बढ़िया होता है, आसानी से पचने वाला होता है, लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो लेखक कह रहा है कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर गया और डकार भी आ गई, तो बिना विचार के और घटना, पात्रों के भी लेखक की यदि इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। और यहीं पर यह लखनवी अंदाज जो है रचना समाप्त हो जाती है। तो इस पूरी रचना में एक खीरे को लेकर ही पूरे में बात चली है और उसी से संबंधित बातें हुई हैं। एक नवाब साहब थे, उनके खीरा खाने के मतलब ककड़ी खाने के तरीका और लेखक का उसको देखना, यही सब स्टोरी इसमें चली है। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रचना के साथ। धन्यवाद।